नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात पूजा पाल की करते हैं। सपा से निकाले जाने के बाद विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात की, जिसके बाद न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान पूजा पाल ने बताया कि समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के दो बड़े कारण हैं। पहला, विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करना और दूसरा, अतीक को माफिया कहना। में मुझे भाग लेना चाहिए और जो सबसे अच्छा मतलब जो अपना मन है और जो अपना मत है तो इंसान उसी पे तो बोलेगा जो लगेगा कि हाँ नहीं सरकार सही कर रही है। तो मुझे लगा कि मैं अपराध पे बोलूँगी और जिसने अपराध पे अंकुश लगाया है मैं उस पे बोलूँगी। तो मैंने इनके उत्तर प्रदेश की सरकार में जो सबसे अच्छी नीति अपराध को रोकने के लिए था वो था जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का। तो मैंने उसी के आधार पे मैंने वो टॉपिक लिया और मैंने अपना संघर्ष बताया, अपनी बातें रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया और बस मैंने इतना ही बात रखी। मगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि धन्यवाद तो मैं, मेरा पाल समाज और मेरे पाल समाज के नेता सभी लोगों ने जिस समय क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में जब कुछ मतलब अपराध का अंकुश लगा और पीड़ितों को या कह लीजिए कि जिनके साथ घटना हुआ उनको कहीं ना कहीं न्याय मिला, तो हम लोगों ने थैंक्स बोला, धन्यवाद दिया कि इस तरह से शासन होना चाहिए और इस तरह से मुखर होकर के जवाब देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। तो हमने सभी लोगों ने धन्यवाद दिया। मगर सदन में धन्यवाद करना मुझे लगता है कि ये तो एक मैटर है ही है कि मुख्यमंत्री जो किया, मगर उससे बड़ी वजह लगती है क्योंकि जो मैंने माफिया अतीक अहमद बोला कि माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया, जिसकी वजह से मैं इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के समर्थन करती हूँ। वो मेरा बोलना, माफिया पे बोलना, वो मुझे भारी पड़ा और मुझे निष्कासित कर दिया गया। विपक्ष को ये लगा होगा कि घटना इलाहाबाद में क्या कहते हैं पाल के साथ एक हुई और उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो सेंस बोल रहा है कि इनको लगा कि जो पाल की हत्या हुई है और हत्या हुई है इसके बाद हम सदन में बोलेंगे और क्योंकि विपक्ष के हैं तो पक्ष को घेरेंगे और यहीं से कहीं ना कहीं इनको अपराध पे हम इनको घेरेंगे। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जो अपराध पे अंकुश कैसे लगता है वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो सही मायने में वो पीड़ित और जिनके यहाँ हत्या होती है, जिनके यहाँ सताए जाते हैं, उनकी वो दर्द जानते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से सदन में विपक्ष ने अपने आप को प्रस्तुत किया, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साफ साफ कहा कि जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य और अपराध किए हैं मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद जिसने हत्या की थी, जिनकी फोटो सामने आई थी, जिनके वीडियो सामने आए थे, वो पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं मुठभेड़ में उनका इनकाउंटर हो गया, वो मारे गए। इधर उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए कैंडिडेट के नाम पर आज मुहर लगेगी। इसे लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है। शाम 6 बजे ये मीटिंग होनी है। इसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जाएगा। 21 अगस्त को एनडीए उम्मीदवार की ओर से नॉमिनेशन होगा और इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। उधर बीजेपी गठबंधन के नेता भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है, उसी दिन काउंटिंग भी होगी। सीएम योगी आज गोरखपुर में रीजेंसी हॉस्पिटल की नई यूनिट का लोकार्पण करेंगे। 300 करोड़ की लागत से बने इस यूनिट में 150 बेड होंगे। सीएम योगी इस हॉस्पिटल के पेशेंट ऐप रीजेंसी माई केयर को भी लॉन्च करने वाले हैं और इसी के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सीएनजी और घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी सप्लाई के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का भी उद्घाटन करने वाले हैं। खानेपुर इलाके में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट समूह का एक पायलट प्रोजेक्ट है।
इससे पहले सीएम योगी ने गोरक्षपीठ पहुंचकर भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी कन्हैया के रूप में आए बच्चों को दुलार करते दिखे। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट्स भी दी। प्रयागराज के गंगानगर इलाके में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इसमें 25,000 के इनामी बदमाश शिवम पासी को गोली लगी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर ही गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और इस दौरान उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। वो सर्राफा व्यापारी से लूट के मामले में वांटेड था। उसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई। शिवम पासी के खिलाफ मऊ आइमा थाने में 2 केस दर्ज हैं। हरदोई में घरेलू विवाद के चलते देवर भाभी के बीच जमकर मारपीट हुई है और इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची बुजुर्ग मां को भी नहीं बख्शा गया। किसी ने इस मारपीट का वीडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। दिव्यांग देवर ने प्लास्टिक के पाइप से भाभी की पिटाई शुरू की तो भाभी ने भी देवर की जूतों से पिटाई कर दी। जब बुजुर्ग मां ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो बहू ने सास को भी बेरहमी से पीटा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। हरपालपुर कोतवाली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और थाना हरपालपुर से संबंधित वायरल पोस्ट के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 14/8/25 को वादनी श्रीमती प्रियंका पत्नी हरिओम निवासी मिथौली थाना हरपालपुर की तहरीर के आधार पर 4 आरोपियों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है। शीघ्र गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा पुलिस हाईटेक होती जा रही है। अब पुलिस कर्मचारियों को किसी काम के इंटरेस्ट है उसी हिसाब से ड्यूटी लगाई जाएगी। जी हाँ, जिस काम में पुलिस कर्मी इंटरेस्ट दिखाएंगे उसी तरह के काम में उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। इससे पहले इन सभी पुलिस कर्मचारियों का डेटा CEMS पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। कमिश्नरेट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में पुलिस कर्मचारियों के बारे में जानकारी के साथ ही हॉबीज, काम करने का तरीका, किस केस में काम करने में इंटरेस्ट है, ये सभी जानकारी दर्ज की जा रही है और इसी के जरिए भविष्य में इनकी तैनाती की जाएगी। साथ ही जो पुलिसकर्मी साइबर अपराध की ट्रेनिंग ले चुके होंगे उन्हें भी चार्ज दिया जाएगा। CEMS जो है कमिश्नरेट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है और ये विकसित यहीं आगरा कमिश्नरेट में किया गया है। इसको लेकर के काफ़ी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं। जो DCP हेडक्वार्टर है उनकी वो इसके नोडल और इसमें लगभग सारी फीडिंग्स कर ली गई हैं। जितने भी एम्प्लॉयज़ आगरा में सैलरी ले रहे हैं हर रैंक के, उनकी सबकी फीडिंग हो चुकी है। उनके जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हम लोग भर रहे हैं, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वो कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग रही है, इसके अतिरिक्त उनका इंटरेस्ट क्या है। ये क्योंकि DGP सर का एक गोल है जिसमें राइट मैन एट द राइट प्लेस, जिस व्यक्ति का जो गुण है, जो उसकी कार्य क्षमता है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए। प्रयागराज में एक हिंदू लड़की ने अपने सगे भाई पर ही धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का सनसनीखेज आरोप लगाया। युवती ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके अपने भाई पर अधिक उम्र के मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस मामले में अपने भाई और उसकी कथित मुस्लिम पत्नी के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। ये मामला है पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के सिटी जोन के कैंट थाना क्षेत्र के राजापुर इलाके का। लड़की ने भाई पर पूजा पाठ न करने देने के भी आरोप लगाए। भाई राहुल और उसकी पत्नी रूबिया पर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक शादी के नाम पर उसे पैसे लेकर बेचना चाहते हैं दोनों। शिकायत के बाद केस दर्ज हो चुका है। आरोपी राहुल की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन पुलिस की ओर से किया गया है। रूबिया को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ा भाई हमारा बहुत हमें मारता पीटता है, बहुत गलत तरह से मजार ले जाता है। हम मना करते थे तो हमें 1-2 बार मारा पीटा। फिर हम डर की वजह से गए क्योंकि हमारे घर में छोटी बहन थी हमारी, वो बहुत डरती थी। हमने सोचा कि हमें मारता पीटेगा, इसको ना मारे पीटे। उसको भी मजार ले जाने की कोशिश किया, 1-2 बार वो भी गई। फिर बाद में उसकी तबीयत खराब हो गई।
जी देखिए, इसमें पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। वे अभियुक्तों को अरेस्ट कर इनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही सारे एविडेंस सामने आएंगे उसी के बेसिस पर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कठोर से कठोर की जाएगी। मैट्रिमोनियल साइट पर जीवनसाथी की तलाश कर रही लड़कियों को सावधान रहने की जरूरत है। शातिर ठग आपको शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठ सकते हैं। बागपत में ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। लड़की के साथ मैट्रिमोनियल साइट के जरिए इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। आर्मी ऑफिसर समझकर लड़की ने जिस लड़के से शादी के सपने संजोए थे वो ठग निकला। सेना के अफसर की फोटो असल में शैतान। ऑनलाइन दूल्हे की तलाश, हो जाएं सावधान। शादी के सपनों का शातिर ठग गिरफ्तार। बागपत की साइबर पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह शख्स बेहद शातिर है। ऑनलाइन ठगी का ऐसा तरीका खोजा है जिसे सोचकर आपका सिर चकरा जाएगा। कुलदीप उर्फ नवीन नाम का यह आरोपी मैट्रिमोनियल साइट पर आर्मी अफसर के नाम से प्रोफाइल बनाता था। उस प्रोफाइल में फोटो भी किसी सैन्य अधिकारी के ही प्रोफाइल से चुरा कर लगाता था। शादी के बहाने लड़कियों को अपना निशाना बनाता और फिर उनसे बहाना बनाकर ठगी को अंजाम देता था। बागपत की एक लड़की को शक हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत कर दी, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। युवती द्वारा आरोप लगाए गए थे कि मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com पर एक फर्जी आईडी बनाकर सैन्य अधिकारी के रूप में उनसे एक व्यक्ति ने संपर्क किया तथा उनके साथ में 2,75,000 रुपए की ठगी की गई है। इस संबंध में तत्काल जांच प्रारंभ की गई और तथ्यों के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा टीमें गठित की गई। 20 लड़कियों के साथ में इस प्रकार की ठगी स्वीकार की है और इसके पास से फर्जी आईडीज, सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन्स आदि बरामद किए गए हैं तथा इस संबंध में और भी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर फर्जी सिम कार्ड, पैन कार्ड, सैन्य अधिकारियों की आईडी कार्ड बरामद की है। शातिर ठग कुलदीप उर्फ नवीन बुलंदशहर के जीनामाई गांव का रहने वाला है। मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कियों से चैटिंग और ठगी करता था। शातिर ठग कुलदीप 20 से ज्यादा लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का झांसा देकर ठगी का शिकार बना चुका है। आर्मी में मेजर कर्नल लेफ्टिनेंट के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाता था और उसके बाद उनसे ठगी को अंजाम देता था। हाल ही में बागपत की लड़की से बातचीत के बाद उसने बहाना बनाया। लड़की ने मिलने की बात कही तो खुद को ऑपरेशन सिंदूर में व्यस्त बताया। बस यहीं से लड़की को शक हुआ और शिकायत पुलिस तक पहुंच गई। आरोपी सिविल इंजीनियर है। प्राइवेट जॉब छूट जाने के बाद उसने ठगी का रास्ता अपनाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। साथ ही पता लगा रही है कि कितनी लड़कियों को इसने धोखा दिया और रकम ऐंठ ली है। प्रकाश में आया कि ये व्यक्ति जो है पिछले काफी समय से इस प्रकार की ठगी कई युवतियों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका था और इसने कई फर्जी आईडी भी बना रखी थी सैन्य अधिकारियों की और गूगल के माध्यम से उनकी फोटो निकाल करके ये मैट्रिमोनियल साइट्स जैसे जीवनसाथी.com, शादी.com, संगम आदि पर अपनी मल्टीपल आईडीज इसने क्रिएट की हुई थी तथा ये लड़कियों से संपर्क करता था शादी के संबंध में और उनसे साइबर ठगी किया करता था। सेना के अफसर की शक्ल और पीछे शैतानी दिमाग, ऑनलाइन धोखा, इश्क का झांसा और शादी के सब जवाब दिखाने वाला ये शख्स फिलहाल सलाखों के पीछे है, लेकिन पुलिस अब इसकी कुंडली खंगाल रही है। बागपत की महिला से जब 2,75,000 रुपए की ठगी हुई तो पुलिस ने मामले में पड़ताल शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। हिरासत में आया आरोपी ने बताया कि उसने लगभग 20 से ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। अगर आप भी महिला है और मैट्रिमोनियल साइट्स पर शादी की तलाश में लड़का ढूंढ रही हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगला निशाना आपका हो सकता है। सैयद राव, न्यूज़ 18, बागपत। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले नासा के अंतरिक्ष मिशन के पायलट रहे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्वदेश लौट आए हैं।
देर रात शुभांशु शुक्ला दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। यहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इसरो के वैज्ञानिक, छात्रों के ग्रुप ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शुभांशु के साथ उनकी पत्नी और बेटा भी मौजूद था। शुभांशु के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की भी उम्मीद है और इसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। दरअसल शुभांशु 18 दिन के अंतरिक्ष मिशन के बाद 15 जुलाई को धरती पर लौटे और तब से वे अमेरिका में पोस्ट मिशन पुनर्वास कार्यक्रम से गुजर रहे थे। पूरे यूपी में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर किस तरह का नजारा रहा, हरदोई और आगरा की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे, उसके बाद सभी मंदिर और सभी जगहों पर श्री कृष्ण के जन्म का जश्न शुरू हो गया। मंदिरों और पुलिस लाइन में भी जन्माष्टमी मनाई गई। खबर अयोध्या से। हनुमानगढ़ी परिसर के पास एक आश्रम का छज्जा गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। निकासी द्वार की तरफ जाते वक्त आश्रम के नजदीक छज्जा गिरने से 3 लोग जख्मी हुए। घायलों को तत्काल श्री राम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर रेफर किया गया। दर्शन नगर में इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, 2 लोगों का इलाज जारी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर घूमने आए श्रद्धालु का बच्चा यमुना में स्नान के दौरान गहरे पानी में डूब गया। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को तलाश में लगाया। 3 बच्चे यमुना में नहाने उतरे थे, जिनमें से एक बच्चे का पैर फिसला और वो गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद आसपास खड़े लोगों ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिलहाल बच्चे का पता नहीं चल सका है। संत कबीरनगर जिले में पुलिस ने चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा किया। एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त के पास से चोरी के लाखों के गहने बरामद किए हैं और नकदी भी। अभियुक्त ने कुछ दिन पहले ही घर और गैस गोदाम का ताला तोड़कर लाखों के गहने, कैश और सिलेंडर की चोरी की थी। उस घटना में चोरी हुई जो ज्वेलरी थी वो बरामद हुई है, जिसकी कीमत मार्केट में 2 लाख से ऊपर की है और कुछ नगद पैसे भी बरामद हुए हैं। और इसके साथ ही एक कोतवाली क्षेत्र में सिलेंडर की एजेंसी से सिलेंडर चोरी हुए, वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक अभियुक्त की चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया, उसके कब्जे से 1 किलो से अधिक गांजा प्राप्त हुआ है और उनको दोनों को ही आज न्यायालय भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच बारिश बाधा बन रही है। वहीं धराली आपदा के बाद हर्षिल में बनी झील से पानी निकाला जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी समेत दूसरे कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पांच अगस्त को धराली में आपदा आई थी, जब विस्फोट के बाद धराली मलबे की चपेट में आ गया। वहीं हर्षिल में अस्थायी झील बन गई थी। इसने 400 से 500 मीटर की जगह पर कब्जा कर लिया था। ये निचले इलाकों के लिए खतरा बन सकती थी और बारिश होने पर इसका पानी तबाही ला सकता था। वहीं झील के पानी को सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए काफी दिनों से काम चल रहा था। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां इस काम में लगी थी। सिंचाई विभाग के इंजीनियर, माइनिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट भी शामिल हैं। छोटी छोटी नालियां बनाने का काम किया जा रहा था।
बेहद ही सावधानी पूर्वक इस काम को अंजाम देना था, जिससे संभावित खतरे को टाला जा सके। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया था। ऐसे में चुनौती बड़ी होती जा रही थी। काफी मशक्कत करने के बाद अब झील से पानी निकालने में सफलता मिली है। उत्तरकाशी के हर्सिल में पिछले कुछ दिनों से बनी बड़ी आर्टिफिशियल झील से आज सुबह पानी निकलने की शुरुआत हो गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसी झील को पंचर करने के लिए कोशिश कर रही थी। सफलता आज सुबह मिली। उत्तरकाशी में सुबह से तेज बारिश होने के साथ धुंध छाई हुई थी। बारिश की वजह से धराली में राहत बचाव कार्य भी बाधित है और गंगोत्री हाईवे को खोलने का काम भी रोका गया। धराली आपदा के बाद से गंगोत्री हाईवे बंद है। हाईवे बंद होने से हर्षिल घाटी के 8 गांव समेत सेना को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल जब मैं वहाँ बैठा था उनके साथ तो 2 दिन उन्होंने बताया कि उसको हमारा थ्रू करने में लगेगा। हाँ, रोड को एक प्रॉपर शेप देना वो एक लेंदी काम रहेगा, परंतु उसको मोटरेबल करके उस पर यातायात को शुरू कर देने की स्थिति 2 दिन में डबरानी में आ जाएगी। हर्षिल में सेना का ऑपरेशन जारी है। सेना की टीम हर्षिल को गंगोत्री से जोड़ने वाले पुल की मरम्मत करने में जुटी है। भागीरथी नदी पर बना ये पुल हर्षिल इलाके में जाने का इकलौता रास्ता है, जो 5 अगस्त को आई आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय नदी का फ्लो बहुत तेज है और जिससे कि लगातार सॉइल का इरोजन हो रहा है। तो इसमें इसको एग्जामिन करना हमको लगा कि काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पुल काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो सॉइल का इरोजन हो रहा है और नदी का जिस तरह से फ्लो है उसमें इस पुल को लेकर के कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती है। तो इसके लिए हमने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को कहा है कि इसको एग्जामिन कर लें। अभी फ़िलहाल जो है इस तरह की कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं लग रही है, लेकिन क्योंकि मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, फ्लो काफ़ी तेज़ है, तो एक प्रिकॉशन के रूप में हमने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट किया है कि इसको एग्जामिन करके कम्युनिकेट करें कि इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है। यहाँ पर पुल की जो नींव है, क्योंकि बहाव तेज़ है, आज पानी ज़्यादा है और आप देखेंगे सामने की तरफ भी और यहाँ पर भी जो पानी रिस रहा है वो कहीं ना कहीं कोई खतरा पैदा ना कर दे इस पुल को लेकर। इसलिए एसडीआरएफ ने भी उच्च अधिकारियों तक ये रिपोर्ट दी है, अपनी बात रखी है ताकि इसकी जांच की जा सके। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में 22 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 22 अगस्त तक यह अलर्ट जारी किया है और प्रदेश के कई जो इलाके हैं वहां पे तेज से लेकर मध्यम तक बारिश की संभावना जताई है। और आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि कई जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।